हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे कि यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो 9 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट में जो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, है ना। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, हाँ। लेकिन यह है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, है ना। अभी जो आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो रिपीट हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे दिया रखा है कि टीपू सुल्तान किस राज्य के सुल्तान थे। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से पता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ना जाने हम लोगों ने इसको कितने बार यहाँ पर पढ़ा होगा कि टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ के सुल्तान थे। वो थे मैसूर के। कहाँ के थे? मैसूर के। कब से कब तक थे? तो ये थे कब से कब तक? 1782 से 1799 तक। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि जापान की संसद का नाम क्या है। तो ये बहुत अच्छे से हम लोगों को पता है कि जापान की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसका नाम क्या है? डाइट। क्या नाम है उसका? डाइट। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। किस किस के बीच हुआ था? तो इस चीज़ को भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भैया किस किस के बीच हुआ था। तो ये हुआ था बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा हेक्टर मुनरो, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था। क्लियर। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। चलिए अब आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या कि यहाँ पर प्लासी का युद्ध कब हुआ था। किसका? यहाँ पर प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है देखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी। तो आप लोगों को यहाँ पर जो इंडेक्सेस हैं, है ना, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, तो जितनी भी रैंक्स हैं इंडिया की वो हमें यहाँ पर याद रखना है। और फर्स्ट रैंक किसकी है वो कंट्री भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में 9 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी। तो कितनी थी? 63। और फर्स्ट नंबर पर किसकी थी? तो वो थी न्यूजीलैंड की। क्लियर। अच्छा, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये कौन जारी करता है? तो ये करता है कौन? वर्ल्ड बैंक, है ना। वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट पब्लिश करता है किस चीज़ की? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है। तो बिल्कुल आलम आरा, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर रिपीट हो चुका है। अच्छा, ये आलम आरा जो फिल्म है ये कब बनी थी? तो ये 1931 में बनी थी। इसके डायरेक्टर कौन थे? तो वो थे अर्देशीर ईरानी। क्लियर। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम साइलेंट फिल्म कौन सी थी। तो राजा हरिश्चंद्र। कौन सी थी भैया? राजा हरिश्चंद्र भारत की प्रथम साइलेंट फिल्म। क्लियर। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी। तो जल्दी से एक बार आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी। क्लियर। चलो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि इंग्लिश चैनल अटलांटिक ओशियन और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। तो वो कौन सी है भैया? डोवर जल संधि, है ना। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये तो सभी लोगों ने कर लिया होगा कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। तो डोवर जल संधि है। यह डोवर जल संधि क्या है कि भैया यह ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है ना। यह जल संधि क्या करती है? डोवर जल संधि यह ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। क्लियर। तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? डोवर जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि भारत में कृषि उत्पाद के लिए कौन सा ऑनलाइन ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है। तो वो कौन सा है भैया? ई नाम पोर्टल। कौन सा है? ई नाम पोर्टल। ये ई नाम पोर्टल कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था कब? 14 अप्रैल 2016 को। ये नाम का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? तो वो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। क्या है यहाँ पर? नेशनल एग्रीकल्चर
मार्केट, ठीक है। तो ई नाम पोर्टल है। भारत में कृषि उत्पाद के लिए कौन सा ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है? तो ई नाम पोर्टल। ये कब शुरुआत हुई थी इसकी? तो 14 अप्रैल 2016। नाम का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखो, पहली कौन सी है आपकी? नील नदी, दूसरी अमेजोन नदी, तीसरी है कौन सी? यंगत्से रिवर, है ना। यंगत्से नदी जो है वो तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कहाँ पर है ये? चाइना की है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 43। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 43, आर्टिकल 43। अब आप लोगों को मुझे एक कमेंट करके बताना है कि जो आर्टिकल 43 है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि कौन सी यूनेस्को विश्व धरोहर साइट नहीं है? तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे कि लाल किला, ताजमहल, चार मीनार, एलिफेंटा की गुफा। तो आप लोग को ये बहुत इजी क्वेश्चन लगा होगा कि भैया लाल किला तो जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है यूनेस्को के, ताजमहल भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, एलिफेंटा की गुफाएं भी आती है, लेकिन चार मीनार नहीं आती है ना। तो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चार मीनार। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में है। किसने इसे बनाया था? तो इसके निर्माता कौन थे? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्लियर ना। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया चार मीनार किसने बनवाया, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। कब बनाया? 1951 में। क्लियर। चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में कौन सी नीति अपनाई थी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी एनटीपीसी में पहले पूछा जा चुका है क्या कि लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में कौन सी नीति अपनाई थी? तो राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्लियर। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? रिपीटेड क्वेश्चन है। किसने करी थी? अकबर ने। कब करी थी? 1582 में। कहाँ पर करी थी? तो फतेहपुर सिकरी, आगरा में। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। नासा का फुल फॉर्म? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है नासा का? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। कब स्टैब्लिश हुआ था भैया नासा? तो 1958 में। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो चमड़ा उत्पादन से संबंधित क्रांति इनमें से कौन सी है? तो वहाँ पर ऑप्शन दिए कहते हैं। ऑप्शन में आपका एक ब्राउन रिवॉल्यूशन था, तो बिल्कुल ब्राउन रिवॉल्यूशन जो है वो आपका चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। ठीक है, देखो ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, और फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन कौन है ये भी मुझे कमेंट करके बताना है। क्लियर। यहाँ पर आपके एग्जाम में क्या पूछा गया है कि चमड़ा उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है, तो आंसर क्या रहेगा? ब्राउन रिवॉल्यूशन। लेकिन आने वाली शिफ्टों में ये भी पूछा जा सकता है कि ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है और फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन कौन है। ठीक है, फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन कौन है ये आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है, और ये क्वेश्चन आपके आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मीन्स कौन सा ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट करता है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो वो कौन है सर? एसी जनरेटर। ध्यान रखिएगा, जो जनरेटर होता है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ये अभी आपकी एनटीपीसी की शिफ्ट में पूछा जा चुका है कि भैया जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। क्लियर। और उसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। कौन से प्रिंसिपल पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कारणों, ये कारणों नहीं है, ये क्या है? किरणों है। क्लियर। यहाँ पर क्या लिखा गया है? ये कारणों नहीं लिखा गया है, ये किरणों लिखा गया है। तो इसको एक बार आप लोग यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा। क्या लिखा गया है? ये किरणों। क्लियर। चलो, तो क्वेश्चन है कि किस प्रकार की किरणों के द्वारा ऑस्ट्रेलियाई लोगों में सर्वाधिक स्किन कैंसर होता है। तो देखिएगा यहाँ पर दो प्रकार की यहाँ पर यूवी रेज होती है। पहला है यूवी ए और दूसरा है यूवी बी। तो ऑस्ट्रेलियाई लोगों को जो सर्वाधिक स्किन कैंसर होता है वो यूवी बी के कारण होता है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि मीन्स वेक्टर क्वांटिटी। सॉरी, क्वेश्चन ये है कि कौन सी सदिश राशि नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी इनमें से नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे विस्थापन, बल, आघूर्ण, शक्ति और वेग। तो यहाँ पर जो आपका शक्ति है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भैया, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी। बाकी ये जो विस्थापन, बल, आघूर्ण और वेग जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल का कुआं कौन सा है। तो कहाँ पर भैया, कौन सा है, डिगबोई का है ना, सबसे पुराना 1890 में ये बना था। ये डिगबोई कहाँ, आसाम में। क्लियर हो गया। तो आने वाली शिफ्टों में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि भारत में सबसे पुराना तेल का कुआं कौन सा है। तो डिगबोई आसाम में है। कब बना था, 1890 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019-20 यूईएफए चैंपियंस लीग का फाइनल मैच किस शहर में हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था, लिस्बन, पोर्तुगल। क्लियर। 2019-20 यूईएफए चैंपियंस लीग का फाइनल मैच किस शहर में हुआ था। तो लिस्बन, पोर्तुगल। अब आपको यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस चैंपियनशिप में विनर कौन रहे, है ना। इस चैंपियनशिप में विनर कौन रहे, ये आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम संबंधित है। तो ऑप्शन दिया गया था जिसमें से ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन था कि यह बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर खाद्यान्न प्रदान करता है। कौन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑल मैन आर ब्रदर्स के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा प्रभावी रंग कौन सा है। तो ये रह नहीं लिखा है, क्या लिखा है, रंग लिखा है। क्लियर, उसको सही कर लीजिएगा कि भैया प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा प्रभावी रंग कौन सा है। तो लाल रंग जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है। और सबसे कम अगर पूछता तो क्या होता आपका यहाँ पर, ब्लू हो जाता। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 28 मई 2016। क्लियर। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 28 मई 2016। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है। तो एलिफेंट। यह कब अपनाया गया था, 2010 में। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेग्जिट जनमत संग्रह कब हुआ था। तो सबसे पहले ये जानो कि ब्रेग्जिट होता क्या है। तो ब्रेग्जिट क्या है, यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्रेग्जिट कहलाती है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रेग्जिट जनमत संग्रह कब हुआ था। तो यह हुआ था 23 जून 2016 को। क्लियर। और ये वाला क्वेश्चन इसके पहले की शिफ्टों में भी एक आध बार पूछा जा चुका है। क्लियर। ब्रेग्जिट जनमत संग्रह कब हुआ था। तो 23 जून 2016 को। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। दूसरा, संसद कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तीसरा, संसद में मतदान का अधिकार होता है। या फिर सभी सही है। तो यहाँ पर आपके जो पहले और जो दूसरे ऑप्शन है कि भैया मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, तो यह तो सही है। दूसरा ऑप्शन, संसद कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पर कि संसद में मतदान का अधिकार होता है, तो यह गलत है। तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। क्लियर। तो इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके ये बताना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इनकी बातें कही गई है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्का राय प्रथम किस वंश के शासक थे। तो बुक्का राय प्रथम किस वंश के शासक थे, संगम वंश के। क्लियर। 1 टेराबाइट इक्वल्स टू हाउ मच गीगाबाइट। तो 1024। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग में क्या नहीं होता है। तो ऑप्शंस में आपके डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें दी गई थी, है ना। और एक ऑप्शन डेटा मैनिपुलेशन था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भैया कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग में डेटा मैनिपुलेशन नहीं होता है। क्लियर। बाकी यहाँ पर आपका डेटा स्टोरेज भी होगा, डेटा प्रोसेसिंग भी होगा, लेकिन डेटा मैनिपुलेशन यहाँ पर नहीं होगा। तो इसलिए आपका डेटा मैनिपुलेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सैटेलाइट मिशन 3rd में असफल रहा, मतलब तीसरे परीक्षण में
कौन सा सैटेलाइट असफल रहा जो फेल हो गया था? तो वो था SLV-3 मिशन। क्लियर। इंडिया का ये पहला एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट थी जो कि 10 अगस्त 1979 में इसे लॉन्च किया गया था और ये थर्ड में तीसरे परीक्षण में असफल हो गया था। क्या नाम है? SLV-3 मिशन। क्लियर। तो ये थे यहाँ पर आपके 9 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस। क्लियर। बाकी ये जितने भी ये जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखे हैं इसकी आपको PDF जो है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर चलेगा। तो अगर ये वीडियो अगर ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा जो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं और क्लास को शेयर भी करिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।